हेलो बच्चों, मैं रेणु चतुर्वेदी आप सबका अपने चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के बारे में। हिंदी भाषा जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें छोटी बहुत ही गलतियाँ हो जाती हैं, थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं। कभी छोटी की गलती, कभी बड़ी की मात्रा वाली गलतियाँ, कभी बिंदु की गलती, कभी कुछ और उच्चारण करते समय गलतियाँ। फिलहाल जब मात्राओं की गलती के लिए तो हमें हिंदी भाषा को पढ़ना होगा, पढ़ेंगे तभी हम उसका उच्चारण और उसकी गलतियों को सुधार सकते हैं। फिलहाल बिंदुओं की बात हो रही है तो बिंदु का उच्चारण सही करने के लिए हमें अनुस्वार और अनुनासिक का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आज के इस टॉपिक पर अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में ही जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक क्या होता है और इनका प्रयोग कैसे और कब करना है। अनु प्लस स्वर अर्थात स्वर के बाद आने वाला, इसका प्रयोग वास्तव में शब्द के प्रारंभ में आकर, प्रारंभ में ना आकर मध्य या अंत में होता है। यह नासिक की ध्वनि है तथा इसका लिपि चिन्ह बिंदु है। जब भी बिंदु लगता है तो वहां पर अनुस्वार का उच्चारण होता है। उच्चारण में इसके विभिन्न रूप होते हैं, परंतु लेखन में इसे चिन्ह के द्वारा ही प्रकट किया जाता है। जब भी हम लिखते हैं तो इसको बिंदु के माध्यम से ही इसे प्रकट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। शब्द के मध्य में अनुस्वार की स्थिति। जब शब्द के मध्य में अनुस्वार की क्या स्थिति होती है, आइए जानते हैं। शब्द के मध्य में अनुस्वार विभिन्न स्थितियों में हो सकता है। यदि स्वर रहित पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का कोई व्यंजन आए तो लेखन में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, किंतु उच्चारण में वह पंचमाक्षर की ध्वनि से ही उच्चारित होता है। पंचमाक्षर हम जानते हैं क्या होता है। पंचमाक्षर का वर्ण के का, ख, गा, घा, अंगा। तो ये जो अंगा है वो आपका का वर्ग का पंचमाक्षर होगा, ध्वनि से ही उच्चारित होगा। जैसे चंचल, चा, इया, चा, ल। ये चा वर्ण का जो है पंचमाक्षर है इया, इसलिए यहाँ पर उच्चारण होगा चंचल। पंप, घंटा, दंत। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैं उपस्थित हूँ, यहाँ मैं बता रही हूँ आपको कि का वर्ण का इया जो अंगा है ये आपका होता है पंचमाक्षर। ये क्या होता है? ये का वर्ण का पंचमाक्षर है। ये चा वर्ण का पंचमाक्षर है। ये डा वर्ण का पंचमाक्षर है। दंत ये ता वर्ण का पंचमाक्षर है और ये पा वर्ण का पंचमाक्षर है। इसी को हम पढ़ेंगे और इसको किस तरीके से प्रयोग करना है वो समझेंगे। गंगा, का वर्ण का पंचमाक्षर गंगा। अब हम डायरेक्ट गंगा तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि पंचमाक्षर का भी हमें प्रयोग करना है। तो पंचमाक्षर की जगह क्या आगे आएगा? यहाँ पर आएगा अनुस्वार गंगा। बिंदु का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? बिंदु का, गंगा। आगे बढ़ते हैं। चंचल, चंचल जो है वो चा वर्ण का इया, यह पंचमाक्षर है, तो यहाँ पर प्रयोग होगा चंचल। पंडित, पंडित में जो ये है ड़ा, इसकी जगह क्या प्रयोग होगा? पंडित। तो पा वर्ण का पंचमाक्षर ये आ जाएगा आपका टा वर्ण का पंचमाक्षर। दंत, दंत आपका ना वर्ण जो ना है वो ता वर्ग का पंचमाक्षर है, इसलिए यहाँ पर प्रयोग होगा दंत। तो अनुस्वार कहाँ पे आएगा आपका? दा के ऊपर। पंप, तो पा वर्ग का पंचमाक्षर अपना कौन सा है? माँ। तो माँ की जगह आपका प्रयोग किसका होगा? बिंदु का। वो बिंदु कौन सा होगा? अनुस्वार। आगे बढ़ते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन हम हमेशा से ही पढ़ते आ रहे हैं। स, श, स, हा। स, श, स, हा से पूर्ण अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। जैसे वंश, हंस, संहार, अंशु आदि। श, श, स, हा ये कौन से वर्ण हुए आपके? ये आपके हुए
ऊष्म व्यंजन, ये कौन से व्यंजन हुए आपके? ऊष्म व्यंजन। सम उपसर्ग के बाद अंतःस्थ, पढ़ा है ना आपने? अंतःस्थ कौन से व्यंजन होते हैं? अंतःस्थ कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। या ऊष्म व्यंजन आए तो निश्चित रूप से मां के स्थान पर अनुस्वार ही होगा, जैसे सम प्लस सार अर्थात संसार। संवाद, सम प्लस वाद संवाद। सम प्लस लाप तो क्या हो जाएगा आपका? संलाप। संयम तो सम प्लस यम। हमने क्या पढ़ा? आइए इसकी परिभाषा एक बार पुनः रिवीजन करते हैं, रिवाइज करते हैं। सम उपसर्ग के बाद, सम उपसर्ग के बाद अंतःस्थ य, र, ल, व या ऊष्म व्यंजन आए तो निश्चित रूप से मां के स्थान पर अनुस्वार ही होगा, अनुस्वार ही आएगा। अनुस्वार का बिंदु हमने क्या पढ़ा था? अनुस्वार का प्रयोग हमने कैसे पढ़ा था? अनुस्वार को बिंदु से प्रकट करते हैं, तो सम प्लस सार तो क्या हो जाएगा? संसार। ठीक है, सम प्लस वाद संवाद। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अब इसकी स्थिति को समझते हैं। शब्द के अंत में अनुस्वार की स्थिति शब्दांत में मां अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है, जैसे स्वयं, अहम आदि। अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार बिंदु का प्रयोग, अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग। जिन शब्दों में शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा आपकी कौन हो गई? ये गा के ऊपर जो लाइन होती है वो आपका, जो भी हम सब लिखे तो वो आपकी शिरोरेखा हो गई। शिरोरेखा के ऊपर मात्र चिन्ह आते हैं, वहां अनुनासिक के लिए जगह की कमी के कारण अनुस्वार बिंदु लगाया जाता है। जैसे हम लिखते हैं नहीं, तो वहां जगह की कमी है इसलिए लिखेंगे नहीं। गोंद तो इसका भी कैसे हो जाएगा? गोंद आदि। मैं। निम्नलिखित स्थितियों में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। जिन शब्दों में भिन्न भिन्न नासिक व्यंजन एक साथ आए या पंचमाक्षर द्वित्व होता है, वहां अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, जैसे सम्मान, बागमय, जन्म, उन्नति, उन्मुख आदि। इन जगहों पर आपका क्या होगा? इन जगहों पर यदि पंचम वर्ण या व हा से पूर्व आता है तो उसका अनुस्वार रूप में प्रयोग नहीं होता है। पंचमाक्षर मैंने आपको पहले ही बताए क्या है, तो वैसे ही वहां पर अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, अनुस्वार रूप नहीं होता है, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक का प्रयोग देखिए। अनुनासिक होते क्या हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। यह ध्वनि स्वरों का गुण होती है, चंद्र बिंदु ये होता है इसका चिन्ह। अनुनासिक, अनुस्वार का हमने क्या देखा था? अनुस्वार का केवल पॉइंट, केवल बिंदु देखा था, और अनुनासिक का ये आपका अनुनासिक हो गया। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम इसमें समझने के बाद भी कुछ गलतियां कर देते हैं, जो कि गलतियां नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। यह ध्वनि स्वरों का गुण होती है। प्रयोग की स्थिति, आइए अब इसकी देखते हैं कि प्रयोग की स्थिति, प्रयोग कैसे होता है इसका। शिरोरेखा के ऊपर खाली स्थान वाली स्वरों में अनुनासिक की स्थिति, जैसे अंगना, आ के ऊपर चंद्रबिंदी, अब उससे प्रयोग अंगना, फंसना, हंसना, आ आँख, आंसू, चांद, मुंह, उंगली, धुंधला, बड़ाऊ, पूंछ, ऊंचाई, सूंघना। मतलब जो खाली स्थान होता है शिरोरेखा के ऊपर, वहाँ ऐसे स्वरों में अनुनासिक की स्थिति जो है, अनुनासिक को इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। छोटा आ, बड़ा आ,
छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा विशेष स्वर वाले शब्दों में अनुनासिक लगता है। जैसे इसका मानक रूप भी देखते हैं और इसका अमानक रूप देखते हैं। ये हो गया इसका मानक और ये हो गया अमानक। मानक यानी जो अभी प्रचलित है, जो अभी सही तरीके से विद्यमान है, जो सही तरीके से चल रहा है। अंधेरा, अंधेरा, कुआं, कुआं, खूंखार, खूंखार, घूंघट, घूंघट, चांद। जब हम प्रयोग करते हैं तो हमेशा हमें यही वाली स्थिति जो है, यह स्थिति है, इसका विशेष ध्यान रखना होगा, तभी हमारे उच्चारण में और हमारा जो प्रश्न जो पूछा जाए उसका उत्तर सही होगा। तो मानक रूप में ही हमारे हमेशा अनुनासिक का प्रयोग होता है, जो कि आजकल चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह वाले स्वरों में अनुनासिक के चिन्ह के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग। मात्रा चिन्ह वाले स्वरों में, मात्रा चिन्ह वाले स्वरों में ध्यान रखिएगा, अनुनासिक के चिन्ह के स्थान पर अनुनासिक अनुस्वार का प्रयोग। इन स्वरों में अनुस्वार का चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर स्थान की कमी के कारण लगाया जाता है, जबकि इनका उच्चारण मुख व नासिका दोनों से होने के कारण अनुनासिक की ध्वनि निकलती है। ई तो खिंचाई, सिंचाई, सिंघाड़ा आदि। बड़ी ई ईंट, खींचना, छींकना आदि। ए में, सेकना, फेंकना। ए मैं, कैंची, 33। आगे बढ़ते हैं। ओ गोंद, ओठ, चोंच। औ कौंधना, रौंदना, पोंछा। अब इनको जानते हैं, इनका विशेष प्रयोग, नोट क्या है इस बारे में, जो कि मैंने आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। जब किसी शब्द में शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगती है तो वह उच्चारण में भले ही अनुनासिक ध्वनि हो, परंतु लेखन में शिरोरेखा के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे खींचना, औंधा आदि। अब देखते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं कि आपने सही तरीके से इसका प्रयोग सीख लिया है या नहीं। निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग करके पुनः लिखिए। अब जैसे चिड़िया है तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? अनुनासिक का। कैसे? चिड़िया। अत्यंत, अत्यंत अनुस्वार व्यंजन, तो अनुस्वार आशु, आशु अनुनासिक मुंह, अनुनासिक बंधन, अनुस्वार आँख, अनुनासिक वंदना, अनुस्वार संकोच, अनुस्वार कांच, अनुनासिक। उम्मीद है आपको अनुस्वार और अनुनासिक के बीच का अंतर और अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग किन स्थितियों में करना है, कैसे करना है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।